हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। पीपीएससी ए के लिए फाइनल प्रैक्टिस सेट है ये जनरल इंजीनियरिंग के लिए। कुछ और इन्वायरमेंट के क्वेश्चनों के साथ मैं आया हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के। पहला क्वेश्चन है, एट लोअर पीएच द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरिनेशन। मैंने कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पे वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। कह रहे हैं कि लोअर पीएच पे कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायरमेंट क्या होती है अगर हम क्लोरिनेशन कर रहे हैं। तो क्लोरिनेशन हम जानते हैं वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, बैक्टीरियल रिमूवल के लिए होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया, फंगस या फिर वायरस, ये सब जो है उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्लोरिनेशन करते हैं। क्लोरीन दो भागों में टूटता है, OCl आयन एंड HOCl आयन। वो HOCl आयन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू OCl आयन। अब लोअर पीएच पे क्या होता है, अगर आप देखो पीएच अगर ग्रेटर देन है तो HCl आयन कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है हाइड्रोजन आयन एंड OCl आयन में, और अगर पीएच वैल्यू फिर से घटता है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये फिर पीछे आ जाता है, मतलब HOCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लो पीएच रखते हैं मतलब अगेन OCl फिर से कन्वर्ट होकर HOCl रहेगा। तो अगर लो पीएच है तो हायर अमाउंट ऑफ HOCl प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, हाइपोक्लोरोसिस। और अगर कम है तो मतलब पीएच वैल्यू अगर ज़्यादा है तो OCl आयन ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे जो कि कम इफेक्टिव होता है। इसलिए अगर ज़्यादा है मतलब पीएच वैल्यू अगर कम रखते हैं तो HOCl का अमाउंट ज़्यादा है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए तो क्लोरिनेशन की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी हमेशा। ठीक है, और कम कॉन्टैक्ट पीरियड रहेगा, मतलब कॉन्टैक्ट पीरियड पूछा है तो कम कॉन्टैक्ट पीरियड रहेगा क्योंकि HOCl इज मोर इफेक्टिव, सो इट विल बी किलिंग हायर अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, इसलिए कॉन्टैक्ट पीरियड कम रहता है। नेक्स्ट है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय। हार्डनेस मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट कार्बोनेट इसकी वजह से होता है। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से अगर हो रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम का तो उसको बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से हो रहा है तो उसको कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। और सल्फेट की वजह से हो रहा है मतलब कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो उसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना बहुत आसान है, इसको आप बॉईल करो वाटर को तो ये टेम्पररी हार्डनेस आराम से रिमूव हो जाएगा। बट परमानेंट हार्डनेस क्योंकि सल्फेट है तो ये इसकी बॉन्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि बॉइलिंग से नहीं हटता है, उसके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो नेम से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन कौन से प्रोसेस है इसमें। इसके तीन मेथड है, लाइम सोडा प्रोसेस, बेस एक्सचेंज प्रोसेस और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस में क्या है, लाइम किसको रिमूव करता है, टेम्पररी हार्डनेस को। और ये तीनों प्रोसेस, पहली बात तो ये टेम्पररी प्लस परमानेंट दोनों ही रिमूव करते हैं। तो अगर आप परमानेंट हार्डनेस रिमूव करना चाहते हैं तो पहले बॉइल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दीज थ्री प्रोसेस विल रिमूव टेम्पररी हार्डनेस एज वेल। तो लाइम सोडा प्रोसेस में लाइम रिमूव करेगा टेम्पररी हार्डनेस को, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होंगे उसको। और सोडा क्या रिमूव करेगा अल्टीमेटली, सल्फेट परमानेंट या फिर परमानेंट हार्डनेस को। ठीक है, बट इस प्रोसेस में क्या दिक्कत है कि इसमें स्लज बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन सा मेथड है जिसमें स्लज बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होता है, तो वो है लाइम सोडा प्रोसेस। और इन दोनों प्रोसेस में जीरो स्लज फॉर्मेशन होता है और जीरो हार्डनेस हम अचीव कर सकते हैं, बट इस केस में जीरो हार्डनेस अचीव नहीं होता, बट इन दोनों प्रोसेस से हम जीरो हार्डनेस अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये दो फायदे हैं। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, अब देखिए इसमें जियोलाइट प्रोसेस किसको बोलते हैं, बेस एक्सचेंज प्रोसेस का दूसरा नाम है जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, तो जियोलाइट प्रोसेस इज द राइट आंसर। ठीक है, ओलम ऐड करने से क्या होता है, कोएगुलेंट की तरह वर्क करता है। क्लोरीनेशन क्या करता है, डिसइंफेक्शन करता है, मतलब डिसइंफेक्ट करता है वाटर को। और लाइम क्या करता है, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करता है। द वॉल्व विच प्रोटेक्ट द वाटर मीटर फ्रॉम द डैमेज ऑफ वाटर हैमर। तो एक कौन सा वॉल्व होता है जो वाटर मीटर जहाँ पे लगा होता है कि वाटर हैमर सडन प्रेशर आएगा उससे प्रोटेक्ट करता है, तो इसके लिए होता है प्रेशर वॉल्व। हमने डिस्कस किया था सभी वॉल्व के बारे में। रिफ्लक्स वॉल्व क्या होता है, वन वे वॉल्व होता है, मतलब ये वाटर को सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करेगा, दूसरी डायरेक्शन में अलाउ नहीं करेगा। प्रेशर वॉल्व क्या करता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है उसको रिलीज करता है। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्व। तीसरा कौन सा होता है, एयर रिलीफ वॉल्व, तो जहाँ पे एक्स्ट्रा एयर प्रेशर आ रहा है वहाँ पे एयर को रिलीज करेगा। तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट वाटर मीटर फ्रॉम वाटर हैमर प्रेशर। नेक्स्ट है, अ सीवर विच रिसीव्स द डिस्चार्ज ऑफ अ नंबर ऑफ हाउसेस। एक कौन सा सीवर है जो कई सारे हाउस से सीवर लाइन आता है, ऐसे ऐसे ज्वाइंट होता है और अल्टीमेटली ये आगे बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं लेटरल और ब्रांच सीवर। कैरीज डिस्चार्ज फ्रॉम नंबर ऑफ हाउसेस टू द मेन सीवर, जो मेन सीवर लाइन होगा उसको कनेक्ट करेगा ये। मान लो तो मेन सीवर लाइन यहाँ पे जा रहा है तो ये कहलाता है लेटरल सीवर, लेटरल और ब्रांच सीवर।
जो कि मेन सीवर लाइन को कनेक्ट करता है। और ये कहाँ से कनेक्ट करता है, कहाँ से कनेक्ट करता है, जो हाउस होल्ड है उससे जो इंडिविजुअल सीवर लाइन है वहाँ से कनेक्ट करके और डिस्चार्ज को एक साथ कलेक्ट करता है। और यहाँ पे कौन सा ट्रैप होता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, जो कि यहाँ से जो फाउल गैस है उसको एंट्री नहीं करे, एंट्री होने से रोकेगा जो हाउस होल्ड की सीवर लाइन है उसमें से। तो ये आ गया आंसर, लेटरल सीवर। इंटरसेप्टिंग सीवर समझ गए, इसको बोलते हैं इंटरसेप्टिंग सीवर। जो इंटरसेप्ट हो रहा है हाउस का इमीडिएट सीवर लाइन से, उसको बोलते हैं इंटरसेप्टिंग सीवर। नेक्स्ट है रिटेंशन पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो है वो एरोबिक भी हो सकता है, एनोरोबिक भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर में बेस्ड है। मतलब एरोबिक रिएक्शन होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है उसमें, ऑक्सीजन हम सप्लाई करते हैं इसलिए ये ओपन होता है। दूसरा है इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी होती है, 1.8 मीटर। मतलब ये जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 1.8 मीटर ही हो सकती है। तो क्वेश्चन में आता है कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड कैन बी 1.8 मीटर। और इसका डिटेंशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, 2 to 6 वीक, मतलब 10 to 15 डेज। और ये किसके लिए होता है, डीकम्पोजिशन के लिए, डीकम्पोजिशन के लिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर हाउस होल्ड वेस्ट है लार्ज अमाउंट में, तो उस केस में यहाँ पे हम पॉन्ड में इसको ऑक्यूमुलेट करते हैं। और ये ऑक्सीडेशन मतलब नेचुरल प्रोसेस है, जो एयर से ऑक्सीजन लेगा और अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये डिज़ाइन होता है। ये इसका प्लान है, प्लान व्यू है, टॉप व्यू है। बट इससे क्वेश्चन सिर्फ आता है डिटेंशन पीरियड का और डेप्थ का आता है। नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड फॉर रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, तो आप सभी ने देखा होगा, उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। अगर हम जो वेस्ट आ रहा है सॉलिड वेस्ट खास करके, उसको अगर हम एक जगह पे एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि नेचुरल प्रोसेस क्या है, बैक्टीरिया अपने आप डिकम्पोज होता है। जब भी हम खाना को छोड़ देते हैं 2 3 4 दिन 10 दिन के बाद वो डिकम्पोज होने लगता है। वही प्रोसेस होता है यहाँ पे कंपोस्ट के साथ भी। तो इस प्रोसेस का नाम है कंपोस्टिंग। नेक्स्ट है द मेन गैस लिबरेटेड फ्रॉम एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनारोबिक रिएक्शन है तो उसमें से कौन कौन सी गैस निकलती है। देखिए कोई भी एनारोबिक रिएक्शन हो तो उसमें से कार्बन मतलब मीथेन निकलता है एक तो, और अमोनिया निकलता है, अमोनिया। ठीक है, मतलब CH4 प्लस NH3 ये दो निकलते हैं। लेकिन CH4 का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये जो है वो बहुत ज़्यादा होता है अमोनिया के मुकाबले। तो अगर आपको CH4 भी सिर्फ ऑप्शन में दिख रहा है तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। और अगर दो दो ऑप्शन है तो मीथेन एंड अमोनिया इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर हमें टिक करने की बात आएगी तो हम किसको टिक करेंगे, CH4 को। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में है अलग अलग तो हम मीथेन को टिक करेंगे, क्योंकि मीथेन का अमाउंट अमोनिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एनएरोबिक ट्रीटमेंट इज बेस्ट सुटेड फॉर। अभी हमने देखा एनएरोबिक ट्रीटमेंट में से कौन सा गैस रिलीज होता है, CH4 एंड NH3, अमोनिया एंड मीथेन। कह रहा है कि ये कहाँ पे सुटेबल होता है। तो एनएरोबिक रिएक्शन जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, खास करके जहाँ पे ऑर्गेनिक का लोडिंग बहुत ज़्यादा हो, ऑर्गेनिक लोड बहुत ज़्यादा हो। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक लोड के लिए हम एनारोबिक रिएक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज मेनली बाय। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन क्या है, हम जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेजर जो गैस करता है वो होता है क्लोरीन, और जो कि कहाँ से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस से, CFC गैस। नेक्स्ट है नॉक्स, मतलब निट्रस ऑक्साइड, NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है। और थर्ड नंबर पे आता है मीथेन, एंड लास्ट में आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस गैस के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है। तो जो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो हाईली रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस। जो मेनली इसमें से जो क्लोरीन होता है वो O3 मतलब ओजोन लेयर को ब्रेक करता जाता है कंटिन्यूस टाइम तक। तो आप सिर्फ इसको याद रखिए कि CFC इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, आफ्टर दैट नॉक्स, एंड देन मीथेन, एंड लास्टली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन आता है कॉज्ड मेनली बाय, तो इसमें CFC तो है नहीं। तो अब हम नॉक्स, CO2, O2 और सॉक्स, इसके मुकाबले अगर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है इन्वायरमेंट में। तो मेनली अगर पूछा है तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को टिक करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सॉक्स और नॉक्स की जगह। सॉक्स और नॉक्स कहाँ से आता है, ये आता है व्हीकल से, व्हीकल अनबर्न से। अनबर्न मतलब फ्यूल जो बर्न करते हैं, तो सॉक्स नॉक्स आता है। इससे एसिड रेन भी होता है, एसिड रेन का कारण भी सॉक्स एंड नॉक्स ही है। और व्हीकल से और दूसरा क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेजर रीजन क्या है इन सब में,
अगर CFC नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये हार्मफुल बहुत कम होता है, बट इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा है, इसलिए ये मेनली आ गया इसमें। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स कि प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं। प्राइमरी क्या होता है, जो डायरेक्टली रिलीज होते हैं। सेकेंडरी कौन सा होता है, जो हमने रिलीज किया उसको आपस में मिलके उसने कोई और कंपाउंड बना लिया, जो कि डायरेक्टली हमने रिलीज नहीं किया इन्वायरमेंट में, बट वो बन गया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए दे दिया। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5, PM10, ये सब है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी क्या होता है, जो इनसे फॉर्म होते हैं, जैसे कि ओजोन, O3, पेन, इसको पेन का फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं, तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, याद रखिए इसको भूलना मत, पेन का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मोक, ये सब क्या है, सेकेंडरी है। तो ओजोन, पेन और फोटोकेमिकल स्मोक ये सब क्या है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। जबकि सॉक्स, नॉक्स या फिर CO ये सब क्या है, PM2.5, PM10 ये सब क्या है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। देखिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में हो गया सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए इस वीडियो के साथ मैं बेस्ट विशेष देता हूँ आप लोगों को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।